आज का जो सेशन है ये प्राइमरीली उन लोगों के लिए है जो बच्चे कैफ 1 का सेशन नियर पीयर पे मेरे साथ पढ़ रहे हैं और उनको मैंने ये गाइड करना है, उनके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, उनके इश्यूज वगैरह को डिस्कस करना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं या उनको लगता है कि यार ये चीज़ इस कोर्स में कैसे पूरी हो रही है, कौन कौन से फीचर्स हैं इस कोर्स के, वो हम डिस्कस करेंगे। और जो लोग इस वक्त मेरे साथ ये कोर्स नहीं भी पढ़ रहे उनको मैं एक क्विक मोड में इंशाल्लाह इस कोर्स के फीचर्स बता दूंगा और मैं आपको ये गाइड कर दूंगा कि यहाँ पे कैसे हम लोग वैल्यू डिलीवर करते हैं, कैसे हम कोशिश करते हैं कि बच्चे जो ये कोर्स पढ़ रहे हैं वो आई कैप के एग्जाम में अपीयर हों और अपीयर होकर उस एग्जाम को पास कर सके। ठीक है जी, तो हम लोग अपने सेशन का आगाज करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो इस वक्त मेरे साथ हैं, अगर मैं उनकी प्रोफाइलिंग करूँ तो मेरे ख्याल से मेजॉरिटी जो इसमें स्टूडेंट्स होंगे वो होंगे जिन्होंने दिसंबर अटेम्प्ट के अंदर एएफसी के एग्जाम्स दिए थे और फिर उन्होंने या तो ये वाला कोर्स फास्ट ट्रैक में स्टार्ट कर लिया था, ठीक है जी, या उन्होंने लॉन्ग बैच में ही ये वाला कोर्स जो है ना वो शुरू किया था। क्योंकि मेजोरिटी बच्चे ये वाले हैं जिनको अभी पता है कि एएफसी क्या होता है। शायद उन्होंने मेरे वो वाले सेशंस भी अटेंड किए हों जो जनरल पब्लिक के लिए मैंने जनरल सेशंस किए थे, जिसमें मैंने बताया था कि एएफसी के बाद जब आप कैफ में जाते हैं तो कैफ के क्या क्या इश्यूज हैं, कैफ को कैसे लेके चलना चाहिए, उसमें फेलियर रेशो इतनी ज़्यादा क्यों होती है और उनको कैसे उस कैफ को आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है जी। आज के सेशन में भी मैं ये बात करूंगा कि कैसे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्यों ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो काम करने जा रहे हैं यू हैव टू हैव ए डिटेल्ड नॉलेज, ए मैकेनिस्टिक अप्रोच अप्लाई करनी है आपने, जो कि इसलिए होगी कि आप ये जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट में जो फेलियर की रीजंस हैं उनको कवर किया जा सके और इस पेपर को कम से कम वक्त में पास किया जाए। क्योंकि एक बहुत बड़ा मिथ आप लोगों ने सुना होगा, मिथ मैं इसलिए कहता हूँ कि ये बात जो है ये सच्ची नहीं है, और वो ये है कि सीए में तो लोग पास ही नहीं होते हैं। सीए में जो लोग पास नहीं होते हैं उसकी मेन रीजन वो खुद होते हैं। ठीक है, जो बंदा उनको फेल करा रहा होता है वो उनको शीशे में नजर आता है और उसकी मेन बहुत सारी बातें, बहुत सारी रीजन हैं। तो मैं ये अक्सर डिफरेंट वक्तों में शेयर करता रहता हूँ। कुछ सेशंस मैंने उस वक्त भी किए जिसमें मैंने मेजर कैफ के अंदर फेलियर की रीजंस बताई। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब पे जाएं या कहीं भी इधर उधर फेसबुक पे या व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो वीडियो शेयर होती रहती है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उन वीडियोस को देख लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन देखते नहीं है, या उनके लिंक्स पकड़ लेते हैं, उनको देखते नहीं है। तो जनाब करना ये है कि उन वीडियोस को एक दफ़ा देखना है कि उसमें मैंने क्या बातें की हैं कैफ के अंदर, कैफ के सब्जेक्ट्स के हवाले से, कैफ के मुतालिक जो भी इश्यूज हैं वो सारे मैंने उन वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं। और आपको चाहिए कि आप वो वाली वीडियोस को लाजमी तौर पर देखें ताकि आपको पता चले कि उनमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। बहरहाल हम लोग वापस आते हैं। तो आप लोगों को बताने की हर की ज़रूरत नहीं है कि ये कैफ में 9 सब्जेक्ट्स होते हैं और सब्जेक्ट का नाम क्या है, उनकी डायनामिक्स क्या है। तो इसलिए आपके सामने एक समरी फॉर्म में मैं रख दूंगा कि कैफ के जो है ना वो टोटल ये 9 सब्जेक्ट्स होते हैं और उनमें से ये 3 सब्जेक्ट्स जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड होते हैं, कैफ 1, कैफ 2 और कैफ 3। और इसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड ही एक और चौथा पेपर होता है जिसे हम CFAP 01 कहते हैं, और इन 4 पेपर्स में आपको तमाम अकाउंटिंग पढ़ा दी जाती है। तो जनाब अकाउंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि इसके 4 सब्जेक्ट्स हैं। ये ऐसा सब्जेक्ट, ये ऐसा एरिया नहीं है, ये एक ऐसा टॉपिक नहीं है कि आप कहें कि यार अच्छा चलो रट्टा लगा के पास कर लेंगे तो खैर है निकल जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बिजनेस मैनेजमेंट की बात या इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स को रट्टा लगा लिया, पास कर लिया, चलो निकल जाएगा। अकाउंटिंग आपके गले पड़ती रहेगी। हर हर दफा हर सेशन में आप कोई ना कोई अकाउंटिंग का पेपर दे रहे होंगे क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं आप, और आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और इस तरह की चीज़ों के ऊपर आपने अबूर हासिल करना है। तो ये बार बार आपको डिफरेंट लेवल्स पे पढ़ाए जाएंगे। अब डेफिनेटली एक ही चीज़ बार बार थोड़ी पढ़ाई जाएगी, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल की चीज़ें कराई जाएंगी। तो इसलिए ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है आपका और आपने इसको पास करना है। हमारा जो इस वक्त फोकस है वो कैफ 1 के ऊपर है और हम कैफ 1 को लेकर चलेंगे, कैफ 1 की बात करेंगे। सबसे पहले कैफ 1 का सिलेबस ग्रिड आप लोगों के सामने है, आईकैप ने ग्रिड दिया हुआ है। 4 बेसिक मेन एरियाज हैं जिनके अंदर आपका पूरा सिलेबस डिवाइड किया गया। और मजे की बात यह है कि इन चारों की सिलेबस वेटेज बिल्कुल एक जैसी है। एग्जामिनर ने, आईकैप ने कहा कि 20 से लेकर 30 तक के दरमियान में इन एरियाज में से सवाल आ सकते हैं, यानी कि 20 से 30 नंबर के सवाल जो हैं वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग से आएंगे। 20 से 30 नंबर के सवाल एडजस्टमेंट्स एंड करेक्शन ऑफ एरर वगैरह में से आएंगे। और फिर उसके बाद इन्वेंट्री जो कि मेरे सर के पीछे लिखा हुआ है, एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये
जो चीज़ें हैं ये भी आपके पास 20 से 30 नंबर की आएंगी। और अगर हम चैप्टर वाइज बात करें तो ये जो पहला एरिया है ये 5 चैप्टर्स में कवर होता है, दूसरा एरिया 4 चैप्टर्स में, 2 और 2 चैप्टर्स, इस तरीके से इनकी तरतीब है। तो देखने से ये चीज़ लग रही है कि जैसे ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये 12-13 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। बहुत सारे टीचर्स ये बताते हैं कि ये 2 चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस आपको ग्रिड से, इसकी वेटेज से इंपॉर्टेंस पता नहीं चलती, उसकी लेंथ पता चलती है कि ये चैप्टर्स इतने बड़े बड़े होंगे। अगर आप इनके पेजेस को देखें तो शायद ये जो 2, 12 और 13 नंबर चैप्टर्स हैं, इन सारों की जो टोटल पेज की स्ट्रेंथ है, नंबर ऑफ पेजेस है, वो 1, 2, 3, 4 और 5 से ज्यादा हो। ठीक है जी। इसमें जितनी प्रैक्टिस आपने करनी है, इसकी प्रैक्टिस शायद इस एरिया से ज्यादा हो। ठीक है। तो ये चीज समझना जरूरी है कि हमने स्ट्रेट अवे यहाँ से एक डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं निकालना कि ये वाले एरियाज इंपॉर्टेंट हैं और ये वाले एरियाज इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है जी। तो आगे हम चल के देखते हैं पास पेपर एनालिसिस के ऊपर भी जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि एग्जामिनर ने इस चीज को इतना मिक्स किया हुआ है कि अगर हम ये कहें कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये एक गलत डिसीजन होगा। हमने सारा सिलेबस करना है और उसको पूरी ईमानदारी के साथ करना है। ठीक है जी। हम लोग अगली बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पे है जी पास्ट पेपर एनालिसिस। आपके सामने नॉर्मली जो पास्ट पेपर एनालिसिस होता है वो एक टेबल की फॉर्म में दिया गया होता है और आपको आपके टीचर्स बता रहे होते हैं, यार देखो ये जो फॉर एग्जांपल फाइनल अकाउंट्स का सवाल है, ये इस टाइम में भी आया, उससे पिछले टाइम में भी आया, उससे पिछले टाइम में भी आया। टीचर बेचारे का ये फोकस होता है कि यार मैं पास्ट पेपर एनालिसिस दिखा दूं और बच्चों को ये कहूं कि यार देखो ये चीजें इंपॉर्टेंट है और बाकी सारी चीजें भी कर लो। ठीक है। टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है जब वो पास पेपर एनालिसिस दिखा रहा होता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है और बाकी चीजें भी करनी है, इनके ऊपर ज्यादा जोर देना है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे देखते हैं पास पेपर एनालिसिस में जिस एरिया में से सवाल पिछले 2-3 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा होता, वो कहते हैं ये चीजें अनइम्पॉर्टेंट हैं, इनको छोड़ दो और बाकी जो रह गए उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी मेहनत कर लो। तो भाई इसलिए मैंने ये पास पेपर एनालिसिस शेयर करने वाला मजाक जो है वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा पास पेपर एनालिसिस बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। मैं उसमें हर सवाल के नंबर्स और उसके मार्क्स और उसके अंदर अगर फर्ज करें कि एक सवाल में एक से ज्यादा एरियाज के बारे में पूछा गया है तो मैंने जो पास पेपर एनालिसिस बनाया हुआ है उसमें मैं उन दोनों एरियाज को नंबर्स डिवाइड करता हूँ। और वो किस बेसिस पे डिवाइड करता हूँ, वो मार्किंग स्कीम जो आईकैप देता है उसकी बेस पे डिवाइड करता हूँ। तो सबसे ज्यादा कंप्रिहेंसिव पास पेपर एनालिसिस मेरे पास मेरे लैपटॉप में होने के बावजूद, जो कि मैंने खुद बनाया है, मैं आप लोगों के साथ वो पास पेपर एनालिसिस शेयर नहीं कर रहा। और उसकी रीजन, उसकी वजह यह है कि आप लोग उससे गलत मतलब निकाल लेते हो। तो मैं जनाब सिर्फ वो मतलब निकाल के आपके सामने रख देता हूँ जो मुझे लगता है कि आपको पास पेपर एनालिसिस में से निकालने चाहिए। पहली चीज, आईकैप हैज मेंटेन्ड सम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, थोड़ा सा वो आगे पीछे करता है over the exact syllabus weightage, but still 100% syllabus coverage is must। अब जब से जो है ना वो आईकैप ने अब रिसेंटली जो एग्जाम्स बनाना शुरू किए हैं पास पेपर एनालिसिस के अंदर, अगर आप देखें तो हर एरिया में से सवाल आ रहे हैं। तो जनाब अगर आपने कोई बड़ा एरिया छोड़ दिया तो आप ये भूल जाएं कि आप पास हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एरिया में से सवाल बनाए जाते हैं, हर एरिया में से इजी सवाल, मुश्किल सवाल और फिर बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल बनाए जाते हैं। क्योंकि एक ही पेपर ऐसा होता है जिससे निकम्मे नालायक लोगों को फेल करना होता है, अच्छी मेहनत किए हुए बच्चों को पास करना होता है और बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर बच्चों को मेरिट सर्टिफिकेट भी देना होता है। तो ना तो पेपर बहुत ज्यादा इजी बनाया जाता है कि निकम्मे बच्चे भी पास हो जाएं, ना बहुत ज्यादा मुश्किल बनाया जाता है कि जो बच्चे जो क्या कहते हैं जो सेंटर में बच्चे आते हैं, जो एवरेज बच्चे हैं, वो भी फेल हो जाएं। ऐसे नहीं किया जाता। तो एक ही 100 नंबर के पेपर से एग्जामिनर ने तमाम गधे घोड़े अलग अलग करने होते हैं। ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप खुद से कुछ नालायकियां नकम्मी हरकतें करना शुरू कर देंगे कि कुछ टॉपिक छोड़ दिया, किसी टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं की एंड सो ऑन, तो फिर जनाब आपके लिए मुश्किल हो सकती है। क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर ने इजी क्वेश्चंस उस एरिया में से बनाए हो जो आप छोड़ गए हो और मुश्किल टॉप क्वेश्चंस उस एरिया में से बनाए हो जो आप करके गए हो। और मुश्किल एरिया में से आपको पता है कि जब तक आप उसके चैंपियन नहीं बन जाते आप उसमें से पूरे नंबर हासिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ वही बच्चा करेगा जिसका मेरिट सर्टिफिकेट आना है। मेरिट सर्टिफिकेट का मतलब फर्स्ट पोजीशन इन द सब्जेक्ट, और वो तकरीबन 75 या 80% मार्क्स से ज्यादा होना चाहिए। इस तरह की आईकैप ने कोई गाइडलाइन दी हुई है। बहरहाल हम लोग आगे चलते हैं जनाब। दूसरी बात यह है कि पिछले कुछ अटेम्प्ट से जब से एमसीक्यूज आए हैं, जब से आईकैप ने एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस करवाए हैं, आईकैप ने हर टॉपिक में से, हर चैप्टर में से सवाल पूछने शुरू कर दिए। वो करते ये हैं कि बड़े बड़े टॉपिक्स में से सवाल पूछ लिए, यानी कि 10-10, 12-12 नंबर के, 15-20 नंबर के सवाल बना लिए। फिर जो छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए उन टॉपिक्स में से
एग्जामिनर क्या करता है कि एमसीक्यूज बना लेता है और 2-2, 3-3 नंबर के एमसीक्यूज बना के दे देता है, 7-7, 8-8 नंबर के सवाल भी आते हैं। यानी कि हर एरिया टच किया जा रहा है। और इस बात को बताने का मकसद यह है कि आपने पूरा का पूरा सिलेबस 100% पहले सफ़े से आखिरी सफ़े तक, पहले लेक्चर से आखिरी लेक्चर तक तैयार करना है। ठीक है जी, आपने उसमें कोई डंडी नहीं मारनी, और डंडी आप मारेंगे भी क्यों? आप कौन सा कोई जॉब कर रहे हैं, या आपने कौन सा अपने घर वालों को सपोर्ट करना है फाइनेंशियली, कि जनाब आपकी कोई और भी जिम्मेदारी थी? आपने 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आप सारी जिंदगी 8-8 सब्जेक्ट्स पढ़ते आए हो। एएफसी में आपने 4 सब्जेक्ट्स 3 महीने में कवर कर लिए, जिसमें क्यूएम अकेला ही जो है ना वो 2 कैफ के सब्जेक्ट्स के इक्वल होता था। तो अब आके यहाँ पे आपने ठंडा नहीं पड़ना, यहाँ पे आके आपने पूरा सिलेबस, और सिर्फ कैफ 1 की बात नहीं कर रहा, पूरे के पूरे एएफसी के पूरे कैफ के अंदर आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि यू डू नॉट हैव एनी मार्जिन टू लीव सम एरियाज, और कुछ एरियाज के ऊपर आप सोचेंगे जी मेहनत करके पास हो जाऊंगा। जैसे बच्चे मुझे आजकल क्यूएम के एग्जाम्स हो रहे हैं, एएफसी के एग्जाम्स हो रहे हैं, तो बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर ये मैं फला एरिया छोड़ दूं तो मैं पास हो जाऊंगा। और मैं उसे कहता हूँ चाहे उसने 80% एरिया भी कवर किया हो, मैं कहता हूँ कि यार अगर तुमने ऐसे किया तो फिर जो है ना वो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, वो तो वैसे भी डेफिनेटली बच्चे की मेहनत के जो है ना वो खुद ही जिम्मेदार होते हैं। लेकिन बात ये है कि बच्चों को मैं बहुत ज्यादा डिस्करेज करता हूँ कि वो 10 नंबर का एरिया भी ना छोड़ के जाएं। राइट, अच्छा जी, इसके अलावा एक और चीज है कि कुछ एरियाज हैं जो कि रेगुलरली टेस्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स का सवाल, पार्टनरशिप का सवाल, बीआरएस का सवाल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का सवाल। इन सवालों के ऊपर आपका जो है ना वो आपको पता होना चाहिए कि ये सवाल तो लाजमी तौर पे आएंगे। अब मैं हैरान होता हूँ उन टीचर्स के ऊपर और उन बच्चों के ऊपर जो अचानक से पेपर से कुछ दिन पहले अपना गेस देते हैं कि जी फाइनल अकाउंट का सवाल आएगा, उसमें एक डिस्पोजल होगा और उसमें 2 एक्सचेंजेस होंगी और कुछ नए एसेट्स आए होंगे। तो भाई फाइनल अकाउंट के सवाल में होता ही है और होता क्या है? ठीक है जी, या ज्यादा से ज्यादा उसमें एरर्स आ जाते हैं और चेंज इन एस्टिमेट्स वगैरह। अब एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में से खत्म कर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर सवाल उसमें से कभी कभार कोई छोटा मोटा जो है ना वो पूछ लेता है। ठीक है, लेकिन द थिंग इज कि जनाब एग्जाम जब जब इस तरह के सब्जेक्ट्स में से गैस आना शुरू होते हैं ना तो वो बहुत गलत होता है। ठीक है, आपको गैस पे भी जाना नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने जो एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन ऐसे ही करनी है कि जैसे आपने 100% सिलेबस तैयार करना है। तो पास पेपर एनालिसिस के मतलब ये डिस्कशन थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है जी, अच्छा आप लोगों के अगर कोई सवाल हैं पास पेपर एनालिसिस के मतलब, या जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। आई हैव एन एयरपीस इन माई एयर, तो आप जो भी सवाल पूछेंगे वो मुझे उसकी आवाज़ आएगी, लेकिन प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि ऐसी आवाज़ ना हो कि वो जो मुझे फ़ौरन से ऐसे हिलना पड़े कि यार ये क्या आवाज़ आ गई। जी, कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? जी, आई थिंक या तो आप लोगों की आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, किसी का कोई सवाल नहीं है। दोनों केसेस में मेरे पास और इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि मैं आगे कंटिन्यू करूं। अच्छा जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं आई कैप के सिलेबस की, और उसके पास पास पेपर एनालिसिस अस्सलाम हम लोगों ने वालेकुम सर। डिस्कस किया। अच्छा जी, अभी मुझे आवाज़ आना शुरू हुई है जी। वालेकुम अस्सलाम। अगर आप लोगों को आपको मेरी आवाज़ रियल टाइम में आ रही है या ज़्यादा डिले नहीं हो रहा तो आप सवाल पूछ सकते हैं। जी सर, वो पहले हैंड राइज किया था तो मुझे लगा शायद आप माइक ओपन करेंगे, लेकिन वो पहले ही था। तो पूछना ये था कि शायद सिलेबस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो वो पास पेपर वगैरह इस दफ़ा ज़्यादा मुफीद नहीं रहेंगे, या सिलेबस बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि चेंज होगा तो पास पेपर अब करने का फ़ायदा नहीं, नई नई चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं उसमें। अच्छा, आपका सवाल जो मुझे समझ आया है मैं दोबारा बोल देता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि आपको किसी ने बताया है कि सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं, जिसकी वजह से पुराने जो पास पेपर्स हैं वो रेलेवेंट नहीं रहेंगे। तो क्या इसका ये मतलब है कि पास पेपर की प्रैक्टिस जो हम लोग कर रहे हैं वो सही है या नहीं है? ठीक है जी, इस क्वेश्चन का मैं आंसर करता हूँ। देखिए, अभी रिसेंटली आई कैप ने एक नोटिफिकेशन दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आई कैप की जो बुक है, जो आई कैप की बुक है जिसे हम स्टडी टेक्स्ट भी कहते हैं, ये स्टडी टेक्स्ट अपडेट हुआ है। पहली बात, स्टडी टेक्स्ट अपडेट हुआ है। पहले आप 2019 का रिवाइज्ड एडिशन यूज करते थे। रिवाइज्ड एडिशन 2019 का जो था वो आई कैप से मिल भी जाता था, आई कैप की वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते थे। और उससे मार्च की जो 2021 की जो अटेम्प्ट हुई है वो
उसी एडिशन वाली बुक पे हुई है। अच्छा, फिर आई कैप ने ये कहा कि जनाब एक नया एडिशन आया जिसे हम 2021 एडिशन कहते हैं, और ये वाला जो एडिशन है ये अब आगे जो सितंबर अटेम्प्ट है उनके लिए ये वाली बुक यूज होगी। अब अगर आप उस बुक का एनालिसिस करें तो उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। आई रिपीट कि इसमें कोई चेंज नहीं है। नॉर्मली मैं जब घर से पढ़ाता हूँ तो मेरे पास एक दूसरा माइक होता है जिसमें आवाज बदल सकते हैं, तो मैं आवाज बदल बदल के 15-20 दफा डिफरेंट आवाजों में ये कहता हूँ कि जनाब जिस चीज पे मैंने जोर देना होता है उसको मैं इस तरीके से कहता हूँ, कभी लड़की की आवाज में, कभी मस्जिद वाली इको की आवाज में। तो जनाब मैं फिर बता रहा हूँ कि नई बुक और पुरानी बुक में कोई चेंज नहीं है। हाँ, कुछ छोटे छोटे पास पेपर के क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस नए ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है जी। दिस इज नंबर वन थिंग। इफ यू हैव द ओल्ड बुक जिसे हम इस वक्त 2019 का रिवाइज्ड एडिशन कहते हैं, यू डू नॉट नीड टू बाय न्यू बुक फ्रॉम आई कैप और फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है जी। आप सिर्फ उसको आई कैप की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें और उसको अपने पास सेव कर लें और उसको बस देखते रहें। जहां तक बात है सिलेबस के चेंजेस की, तो सिलेबस में भी कोई चेंज नहीं हुआ। आपके सामने ग्रिड पहले भी यही था, बाद में भी यही है, और इसमें नॉट दैट ऑफ माय नॉलेज, मेरी नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि सिलेबस वगैरह जो है ना वो चेंज हुए हों। दूसरी बात जो मैंने सवाल के जवाब में बतानी है वो ये है कि हमेशा ऑथेंटिक सोर्स की जो इंफॉर्मेशन होती है उसके ऊपर कान धरा करें, उसी के ऊपर गौर किया करें। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बच्चों को बताया था, कैफ 1 के किसी सेशन में मैंने इसी तरीके से लाइव वो बातें बताई थी, फिर उसके बाद मैंने उसमें से वो वीडियो कट करके यूट्यूब पे भी डाल दी, फेसबुक पे भी डाल दी, इवन मेरा जो कैफ 1 का कोर्स है उसमें भी वो चीज़ है। तो आपने क्या करना है कि आई कैप की वेबसाइट को समझना है, आई कैप की वेबसाइट को फॉलो करने का तरीका समझना है, ठीक है जी। आई कैप की वेबसाइट पे हर चीज आती है। जब आई कैप की वेबसाइट पर ही हर चीज आ जाती है तो फिर आपको परेशान होने की क्या जरूरत है, किसी और बंदे की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि आपने, अगर आप मेरा कोर्स ले रहे हैं फिर भी, अगर आप मेरा कोर्स नहीं ले रहे फिर भी, आप नियर पियर पे मेरे कोर्स में जाएं और वहां पे जाके, जैसे अभी मैंने आप लोगों के सामने नियर पियर खोला है, नियर पियर में आप सीए पे जाएंगे, सीए से यहाँ पे आप कैफ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिर्फ कैफ के कोर्सेज नजर आना शुरू हो जाएंगे। कैफ 1 के मेरे कोर्स पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने ये मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन टू सिलेबस एंड डेमो वीडियोस में जाना है। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ वीडियोस नजर आएंगी, ये अभी लोड हो रहा है। इंट्रोडक्शन टू द कोर्स एंड हाउ टू स्टडी अकाउंटिंग, इसके अंदर आपको 5 वीडियोस नजर आएंगी। ये पांचों वीडियोस आपने देख लेनी है। बताने दिखाने तो मैं आपको ये वाली वीडियो आया था, वीडियो नंबर 5, कैफ 1 रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन आई कैप वेबसाइट। ये लाजमी तौर पे देख लें, आपको इतनी फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी कि आपके बहुत सारे मसले जो आगे फ्यूचर में आपको आने वाले हैं, और मुझे पता है आपको आने वाले हैं, जो आप टेंशन लेंगे, आप लोगों से सवाल पूछ रहे होंगे, वो आपको यहाँ से इसी वीडियो से पता चल जाएगी, ठीक है जी। इसके अलावा सब्जेक्ट सीए के क्या हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, बड़ी डिटेल से बात हुई जो भी मैंने क्विकली बात की है। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट कैप सब्जेक्ट्स और फिर उसके बारे में कि उनको कैसे प्लान करना है, यू नीड टू सी दिस वीडियो। सिलेबस क्या होगा, स्टडी मटेरियल, ऑर्डर ऑफ स्टडी, ऑनलाइन कैसे पढ़ना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये भी आज हमारे सेशन का एजेंडा है। लेकिन आप देखेंगे कि मैं आपको इसी वीडियो की तरफ रेफर कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपने जाके देखनी है और इसके अंदर बड़ी डिटेल से ये बातें की गई हैं, ताकि हम अपने 1 घंटे का जो सेशन हम लोगों ने रखा हुआ है उसके अंदर कुछ और बातें कर सकें। क्योंकि आज मैंने एक डिफरेंट मौजू पे बात करनी है। आज मैंने बात करनी है कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या फ़र्क है, और कैसे आपको सीए में पेपर पास करने के लिए स्मार्ट वर्कर होना चाहिए या हार्ड वर्कर होना चाहिए। फिर हम इसी सेशन में ये बात भी करेंगे डिटेल से कि जनाब सोशल मीडिया के जो इस्तेमालात हैं, जो आप डिफरेंट टाइप का यूजेज है उसका, उससे आपको क्या बेनिफिट है, उससे आपको क्या नुकसान हैं, तो उसके ऊपर हम ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे। जो बातें ये हैं ये तो आप लोग यहाँ से देख ही सकते हैं, और इंशाल्लाह आप यहाँ से देख लेंगे तो आपको सारी बातें यहाँ से समझ आ जाएंगी। हम लोग सेशन की तरफ वापस चलते हैं। दूसरी बात ये मैंने आपको करनी थी कि आप किसी और की बात पे बिल्कुल ध्यान ना दें, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। जो बात आई कैप की वेबसाइट पे आ गई है वो ऑथेंटिक है, जो आई कैप की वेबसाइट पे बात नहीं आई वो सिर्फ वो शायर का ख्याल है और वो क्यास आराइयाँ हैं, वो गलत बातें हैं, उनके ऊपर आपने काम नहीं करना। आई कैप हर इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे देता है, कहाँ पे देता है वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। हम लोग आगे चलते हैं, रिजल्ट के ट्रेंड्स की बात करते हैं। आई कैप में जो डिफरेंट टाइप के रिजल्ट्स हैं, जो डिफरेंट पिछले अटेम्प्ट्स 5 अटेम्प्ट्स के जो रिजल्ट्स हैं, यू कैन सी 43%, इसका मतलब है 100 में से 43 स्टूडेंट्स पास होते हैं।
स्प्रिंग 2020 में ये जो परसेंटेज थी ये 33% पे थी, यानी कि हर 3 में से 2 बच्चे फेल हो रहे थे। और परेशानी की बात यह है कि आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारे मशहूर टीचर हैं, ऐसे मशहूर टीचर्स हैं, आई विल नॉट कॉल द नेम्स, लेकिन यह है कि आपने देखा होगा कि डिफरेंट टीचर्स की क्लास में अभी उनकी फिजिकल क्लास में 400-500 बच्चों के एडमिशन हो जाते हैं, उनकी ऑनलाइन क्लासेस में भी 400-500 बच्चों के एडमिशन हो जाते हैं। उन सारे टीचर्स की वजह से भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक अटेम्प्ट का रिजल्ट 33% आया है तो आई कैन से फॉर श्योर कि ज्यादा से ज्यादा उन टीचर्स का जो रिजल्ट होगा वो 50% होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। ठीक है जी। फिर सब टीचर्स के साथ माजरत के साथ अगर किसी को ये बात बुरी लगे, लेकिन ये है कि दिस इज द रियलिटी। और रियलिटी ये है कि आईकैप में फेलियर की रेशो बहुत ज्यादा है और उसकी बहुत सारी वजूहत है जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे और उनको भी हम देखेंगे कि उनको कैसे कैटर किया जा सकता है। बट आप देख रहे हैं थ्रू आउट एक 44%, 34%, 48 ये 2 अटेम्प्ट्स बड़ी अच्छी रही, 3 जिसमें बड़े बच्चे पास हुए। आईकैप ने कहा अच्छा तुम्हारी ऐसी की तैसी, बच्चे इतने क्यों पास हो रहे हैं, इनको फेल किया जाए। अब आईकैप जानबूझ के किसी को फेल थोड़ी करता है, आईकैप जानबूझ के किसी को फेल नहीं करता है। आईकैप सिर्फ उन्हीं बच्चों को फेल करता है जो सिर्फ इसी काबिल होते हैं कि उनको फेल कर दिया जाए, राइट। सो रिजल्ट ट्रेंड्स जो हैं वो आपके सामने हैं। और अगर हम देखें कि इतने बड़े फेलियर की रीजंस क्या हैं तो ये आपके सामने तकरीबन ये जो आईकैप आपने देखा होगा कि डिफरेंट हर अटेम्प्ट में जब उसका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद उसका सजेस्टेड सोल्यूशन आता है, उसके साथ एग्जामिनर कमेंट्स आते हैं। एग्जामिनर के कमेंट्स में वो ये बता रहे होते हैं कि बच्चे ने कौन कौन सी गलतियां की और क्यों बच्चा फेल हुआ, फेलियर की रीजंस क्या क्या थी। तो अगर आप उस एग्जामिनर कमेंट के डॉक्यूमेंट को ही पढ़ लें तो आपको बहुत सारी उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे रिसेंटली एक टीचर ने, अकाउंटिंग के टीचर ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो एग्जामिनर कमेंट्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बट मोस्ट इग्नोर्ड डॉक्यूमेंट है आईकैप की तरफ से। किसी को पता ही नहीं होता बच्चों को कि एग्जामिनर कमेंट्स क्या है। तो मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कोई भी सवाल करें आईकैप की वेबसाइट पे जाएं, फ्री है वहां पे सारा कुछ पड़ा हुआ, आप उसके एग्जामिनर कमेंट्स थोड़े से निकाल के जरूर देख लें कि उसके एग्जामिनर कमेंट्स क्या है, एग्जामिनर उस सवाल को जब उसने चेक किया तो उसने उसके बारे में क्या बताया, राइट। सो ये जो आपके सामने कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, कुछ मेरे पीछे भी हैं, बहरहाल उनको मैं भी डिस्कस कर लूंगा। सो द थिंग इज कि ये तमाम पॉइंट्स मैंने खुद टाइप नहीं किए हैं, ये मैंने डिफरेंट एग्जामिनर कमेंट्स कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दिए हैं। एग्जामिनर खुद चीख चीख के बता रहा है कि यार इस पेपर में जो फेलियर की जो रीजंस हैं वो ये हैं, आप लोग ये गलतियां करते हो, लेकिन हम लोग अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले उसने कहा कि अराउंड 15% स्टूडेंट्स स्कोर्ड मार्क्स बिटवीन 40 to 49। ये जिस भी अटेम्प्ट का था उस अटेम्प्ट में 15% लोग ऐसे थे जो 40 से 49 के दरम्यान में फेल हुए, which could have been easily obtained if they had covered all the areas of syllabus। सबसे पहले एग्जामिनर ने आते ही मत्थे पे आपको बता दिया कि जनाब सेलेक्टिव स्टडी इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ फेलियर। ये इतनी बड़ी फेलियर की रीजन है, ये जितनी मतलब ये भी जितनी बड़ी फेलियर की रीजन है हम इसको उतना ही ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे हमें पता है कि जो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, किसी कंपनी का नाम नहीं लेते, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, ठीक है, वो आपकी सेहत में बहुत सारे मसाइल पैदा करते हैं। और इसकी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देख लें जी, उसमें जी वो बोतल के अंदर आप वो डाल दें, रस्टेड आयरन डाल दें तो उसको जंग उसका उतर जाता है और ये वो और सारा कुछ, उसमें चीनी बहुत ज़्यादा होती है और इसको जला दें तो इसमें से ये निकल आता है, यानी कि ये इतना ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन हम लोग इंतहाई डटाई से और इस चीज़ को बगैर सोचे समझे माने कि यार ये बात जो कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, हम लोग उनको अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं। और ये कंपनियां बनाने वाले, ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनीज हैं, ये भी उतनी ही ढिठाई से उसको मार्केट करते हैं। ये देखते हैं कि इस वक्त मार्केट में लोगों की नजर में सबसे ज्यादा फिट बंदा कौन है, ये क्रिकेटर को ले आएंगे और कहेंगे चलो भाई हमारी बोतल बेचो। क्रिकेटर कह रहा है जनाब ये ना किया तो फिर ना जिया, राइट। सो द थिंग इज के ये लोग भी गलत मार्केटिंग, डिसेप्टिव मार्केटिंग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि सेहत का राज ये है और असल में सेहत का राज ये नहीं है। हम सबको पता है लेकिन फिर भी हम पिए जा रहे हैं। सिमिलरली सिलेक्टिव स्टडी हम सबको पता है कि गलत है लेकिन फिर भी हम किए जा रहे हैं, ठीक है जी। आप आज बैठे ना, आपको लग रहा है नहीं सर क्या बातें कर रहे हैं सर, मैं तो सारी दुनिया से अलग हूँ, ठीक है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि सेशन के शुरू में जो बच्चे ये कहते हैं 40-45% बच्चे उनके अंदर से फिर बाद में वैसे हो जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा यार सर ने तो पता नहीं क्या कहा था, ये तो चीज़ ही बड़ी गैर
मुनासिब सी है, गैर ज़रूरी सी है, अनइम्पॉर्टेंट है, इसको छोड़ ही देते हैं, कोई बात नहीं, खैर है, मैं फिर भी 100% सिलेबस जो है ना वो कवर कर लूंगा। तो सेलेक्टिव स्टडी इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ फेलियर इन CAF 1, राइट। ओके, आगे चलते हैं। Many students attempted the paper like rough work. बहुत सारे बच्चे रफ वर्क के तौर पे पेपर करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आप लोग क्लास में बैठे होते हो, टीचर के पास एक पूरा बोर्ड होता है, टीचर को टेंशन ही कोई नहीं होती कि वो इधर से सवाल शुरू करेगा, अगर इधर को जा रहा है तो वो चलता जाए, कोई मसला नहीं, अगर नीचे को जा रहा है चलता जाए, कोई मसला नहीं। आपके पास एक छोटा पेपर होता है, आपने उस छोटे पेपर के ऊपर, जो आपका रजिस्टर का पेपर होता है, आपने उसके ऊपर सॉल्व करना होता है। तो नॉर्मली आप लोग उसी तरीके से करते रहते हैं जैसे टीचर्स आपको करवाते रहते हैं। ना तो आप एग्जामिनर को देखते हैं कि एग्जामिनर का जो सोल्यूशन आया है उसमें किस तरीके से फॉर्मेट चीज़ों का बना हुआ है, और ना ही आप ये देखते हैं कि इसको फिर आगे कैसे लेके चला जाए, इसको कैसे ठीक से प्रेजेंट किया जाए। तो दूसरी बड़ी रीजन जो एग्जामिनर ने बताई वो ये बताई कि आपकी प्रेजेंटेशन स्टाइल बहुत ही माठा है, बहुत ही खराब है। ठीक है, बच्चों को सवाल प्रेजेंट करने का तरीका ही नहीं आता। और वो तो बेचारा ये बात बताते हुए रो पड़ा, उसने कहा जी फॉर एग्जाम्पल फिगर्स वर जॉटेड डाउन विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन एंड देयर वाज नो वे टू अंडरस्टैंड व्हाट दे रिप्रेजेंट। ठीक है जी, कि जी बच्चे ने ऐसे प्रेजेंट किया कि मैं बहुत कोशिश कर ली, फिर भी मुझे कोई इस तरह का जो है ना वो तरीका नहीं मिला कि मुझे ये पता चल सके कि यार ये इसने क्या लिखा है। यानी कि मैंने बहुत कोशिश कर ली लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आई। चीज़ें तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। अगले बंदे ने मेहनत कर ली कि यार ये मुझे समझ आ जाए, लेकिन फिर भी वो उसको चीज़ समझ नहीं आई, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है जी, सही है। अच्छा आगे चलते हैं। अनलेस द फिगर्स मैच्ड विद द राइट आंसर, जब तक के मुझे सोल्यूशन में वो वाली, मैं वो एग्जामिनर ने कहा मैं तो बस फिर यही कर रहा था कि फिगर्स मैच कर रहा था। अगर इधर ये फिगर लिखी है, इधर ये फिगर लिखी है, तो मैं नंबर दे देता था। अगर इधर ये फिगर लिखी है, इधर कुछ और लिखी है, तो मुझे काटना पड़ता था, क्योंकि और तो मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। अब अनफॉर्चुनेटली अगर आपने पीछे से सारी वर्किंग ठीक की है, आपने हर कैलकुलेशन ठीक किया, सिर्फ एंड पे एक कैलकुलेटर पे फिगर डालते वक्त आपने कोई गलती कर दी, तो एग्जामिनर ने आपके सारे ही मार्क्स काट लिए, क्योंकि उसको समझ नहीं आई कि आपने क्या किया। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक एडजस्टमेंट के 4 नंबर हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि उसमें से 3 नंबर आपकी वर्किंग के हैं और चौथा नंबर जो है वो आपके करेक्ट आंसर का है। ठीक है, बट ये चीज भी वेरी करती है। कुछ जगहों पे वर्किंग के नंबर्स होते हैं, अगर आप उनको फेस पे नंबर दिखा रहे हैं, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि सर जाजेब ने कहा था कि जी वर्किंग के नंबर्स होते हैं। कुछ क्वेश्चंस में इस तरह से होता है, कुछ क्वेश्चंस में इस तरह से नहीं होता है। डिपेंड्स अपॉन कि आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। लेकिन उसके ऊपर डिटेल में जब आप थ्रू आउट द सिलेबस देखेंगे तो मैं बता रहा हूँ कि देखें एग्जामिनर इसके इतने मार्क्स देता है, इसके इतने मार्क्स देता है, वो पूरा हर वीडियो में हर क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ है। ठीक है जी, एग्जामिनर कमेंट्स भी जिस सवाल के इंपॉर्टेंट थे, उस सवाल को सॉल्व करने के बाद मैंने उसके एग्जामिनर कमेंट्स भी डिस्कस किए हुए हैं, ताकि आप लोगों की जो है ना वो नलायकी की कोई जो है ना वो हद ना रहे, और आपको उसमें कोई ये इस तरह से आप कोई बहाना ना लगा सकेंगे सर वो तो उस वक्त तो नेट ही नहीं आ रहा था, मैंने इसलिए वो एग्जामिनर कमेंट्स नहीं देखे। बहरहाल आगे चलते हैं। सर्टेन क्वेश्चंस वर आंसर्ड ट्वाइस, ओए होए ऐसे भी करते हैं। वंस एज ए रफ वर्क एंड देन रीवर्क्ड एज फेयर रिजल्टिंग इन वेस्टेज ऑफ क्रूशियल टाइम। टाइम वेस्ट कर दिया बच्चे ने, एक ही चीज को पहले रफ वर्क में लिखा, फिर उसको नीट करके लिखा, पहले जो है ना वो उसने विदाउट कॉलम्स बना लिखा और फिर कॉलम्स बना के लिखा, इस तरह की गलतियां की। फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इवन सिंपल एडजस्टमेंट्स वर वर्कड आउट बाय प्रिपेयरिंग लेजर्स। ठीक है जी, नॉर्मली क्या करते हैं टीचर्स बताते हैं, फाइनल अकाउंट का सवाल करना है, हर चीज की जिसकी एडजस्टमेंट है उसके अकाउंट खोल लो और फिर उसमें एंट्रियां करते रहो, और एंट्रियां करके जब उसको क्लोज करोगे, ट्रायल को अपडेट करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, उस वक्त तक जनाब पूरा 1 घंटा गुजर चुका होगा और आपने 20 नंबर के सवाल में पूरा 1 घंटा सक्सेसफुली लगा लिया। और हो सकता है कोई गलती और वो टैली भी ना हो, तो आपने इंपॉर्टेंट वक्त जाया कर दिया। हर चीज की एडजस्टमेंट करना, हर चीज की एडजस्टमेंट बनाना जरूरी नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि शुरू में जब टीचर समझाने लगता है तो आप क्योंकि चीजें समझ रहे होते हैं, आपको उंगली पकड़ के चलाना होता है, तो उस वक्त एग्जामिनर कहता है अच्छा इसकी वर्किंग बनाओ, इसकी वर्किंग बनाओ, हर चीज के अकाउंट्स खोल लो। लेकिन फिर बाद में जनाब अगर किसी चीज का अकाउंट खोले बगैर अगर आप जहन में भी वर्किंग कर सकते हैं, जहन में भी काम कर सकते हैं, और एग्जामिनर आपको नहीं कह रहा कि मुझे वर्किंग्स दिखाओ, फाइनल अकाउंट उसने चेक करना है आपका, तो फिर आप कुछ चीजों को ऑन द फेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लिख के दिखा सकते हैं। ये वो तीसरी बात थी जो कि एग्जामिनर ने बताई। आगे चलते हैं जी। एग्जामिनी स्किप्ड टॉपिक्स, टॉपिक स्किप कर दिए, और प्रिपेयर इट हाफ हार्टेडली विद द अजम्पशन दैट इट विल नॉट बी टेस्टेड। अच्छा ये शायद ये जो लाइन है यहाँ से मिस हो गई है, ये था जी कि वो एरियाज जो कि एग्जैक्टली इससे पिछली वाली अटेम्प्ट में चेक हुए हैं, एग्जामिनी उन एरियाज को स्किप कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यार है पिछली दफा आ गया, हूं नहीं आना। ठीक है जी, यानी कि ये पिछली दफा टेस्ट हुआ है, इस दफा टेस्ट नहीं होगा,
तो ये जो सोच है, इसको एग्जामिनर ने बड़ी दफा डिस्करेज किया कि भाई इस तरह से नहीं होगा, इस तरह नहीं सोचना आप लोगों ने। Examinee try to solve complete question, and doing that they spend too much time, and as a result they are not able to attempt all questions. अच्छा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग बच्चों को ये बताते हैं कि यार एक सवाल पूरा करने की बजाय सारे सवाल करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और इसके ऊपर फिर बड़ी डिफरेंट टाइप की चीजें होती हैं कि अगर आपके पास एक दो सवाल रह गए हैं और टाइम एक सवाल का है, तो आप ऐसे ना करें कि एक सवाल पूरा करें, आप ऐसे करें कि दो सवाल आधे आधे कर दें, ठीक है। ये तो खैर एक जनरल बात है, एक लूज सी एग्जांपल है, बट द थिंग इज कि आपके क्वेश्चन के जितने मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल 20 मार्क्स हैं, आप उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करें, जो आपके पास टाइम आता है उतने मिनट्स आप उसके ऊपर लगा दें और उसके बाद आप उसको बंद कर दें, ठीक है। उसको छोड़ दें, अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये मैं कर लूंगा, मुझे आता है मुझे आता है मुझे आता है, फिर भी आप उसके टाइम छोड़ के अगले पेपर पे क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाएं। लेकिन हाँ, अगर 2 3 4 मिनट लग के आपको वो सवाल हो जाएगा तो फिर लगा लें, क्योंकि जारी बात है आप दोबारा वापस आएंगे तो आपको याद करने में भी वक्त लगेगा कि आपने क्या किया था। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मजीद इसके ऊपर अभी 10 मिनट लग जाएंगे, तो उसको फिर छोड़ दें, किसी और सवाल का जो है ना वो टाइम जाया ना करें, क्योंकि एक सवाल में कुछ इजी एडजस्टमेंट्स होती हैं, कुछ डिफिकल्ट एडजस्टमेंट होती हैं, कुछ वेरी डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स भी होती हैं। तो एक सवाल की बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स करने की बजाय एक अगले सवाल की इजी एडजस्टमेंट्स कर लेना ज्यादा बेहतर है, ताकि वहां से आप करके उसको पास कर सकें, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये वही बात उन्होंने कर दी कि रीजनेबल टाइम के बाद आप अगले क्वेश्चन में शिफ्ट हो जाएं। मेनी स्टूडेंट्स यूज पास्ट पेपर एज की एलिमेंट ऑफ देयर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। ये बात जो है ना ये बड़ी जरूरी है कि आपने सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर पे फोकस नहीं करना। मैंने देखा एक दफा मैंने क्वेश्चन एग्जाम क्लास के अंदर एक ACCA का सवाल कराया, ठीक है जी। मैंने बच्चों को कहा अच्छा यार ये डिफरेंट टाइप का जरा सवाल है, ये कर लो। तो एक बच्चे ने मुझे कहा सर ये तो ACCA का सवाल है, ये तो हमारी बॉडी का सवाल ही नहीं है। ओ भाई, है तो अकाउंटिंग ना, और अकाउंटिंग जो है वो सेम ही रहनी है, उसमें क्या फर्क आना है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट CA में अगर डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाता है तो ऐसे थोड़ी है कि ACCA में वो किसी और तरीके से पढ़ाते होंगे, ACCA में ऐसे थोड़ी है कि वो डेप्रिसिएशन ही चार्ज नहीं करते होंगे। दिस इज रॉन्ग, ठीक है जी। सो द थिंग इज के जो ICAP के पास पेपर के क्वेश्चंस हैं वो जरूर करने चाहिए, लेकिन सिर्फ उसी को ही नहीं करना चाहिए, और भी क्वेश्चंस करने चाहिए। और क्योंकि ये एग्जामिनर ने ये देखा कि जब एक ही तरह के सवाल आ रहे हैं तो बच्चे सिर्फ उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसमें वो चैंपियन और चीते बन जाते हैं। लेकिन जब कोई थोड़ा सा एग्जामिनर सवाल चेंज करके देता है, कोई डिफरेंट करके सवाल देता है, तो बच्चे उसमें पजल हो जाते हैं। और यहाँ इस तरह का सवाल के जो पहले कभी ना आया हो, दो टॉपिक्स को जोड़ दिया, दो सिचुएशंस को जोड़ दिया, एक जो है ना वो इन्वेंट्री का और करेक्शन ऑफ एरर्स को जोड़ दिया और आपको फंसा लिया, या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और करेक्शन ऑफ एरर्स को जोड़ दिया और आपको जो है ना उसने सवाल दे दिया, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यार ये पता नहीं क्या आ गया, ये तो नया सवाल आ गया, ये तो हमारे टीचर ने भी नहीं कराया था। तो भाई टीचर कैसे कराता, आपने तो कराने नहीं दिया, आपने तो कहा सर आप फलां बॉडी के सवाल भी ना कराएं, सिर्फ हमें CA के सवाल कराएं। तो भाई क्वेश्चन जो है वो किसी एक बॉडी के नहीं होते हैं, वो टॉपिक के होते हैं, और उस टॉपिक को जिस जगह पे भी पढ़ाया जाता है वो सारी जगहों को एक्सप्लोर करना चाहिए कि वहां से क्या क्या सवाल आते हैं, राइट। सो द थिंग इज के दीज वर सम रीजंस ऑफ फेलियर, और हम लोगों ने इसके ऊपर भी बात की कि इसको कैसे कवर किया जा सकता है। अब मैं आता हूँ कैफ 1 के कोर्स की तरफ, और जो कैफ 1 का जो कोर्स जो मैं आपको नियर पीयर पे पढ़ा रहा हूँ उसके कुछ फीचर्स और उसकी कुछ वैल्यूज के ऊपर बात करेंगे। कंप्लीट अपडेटेड लेक्चर्स हैं। अगर फर्ज करें कि ड्यूरिंग सेशन कुछ और सिलेबस में एडिशंस आती हैं तो वो भी आपको इसी अटेम्प्ट में उनके वीडियो लेक्चर्स दे दिए जाएंगे, इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि सर ये तो अगर कोई चेंजेस होंगे तो फिर क्या होगा। नियर बियर के ऊपर कोई भी लेक्चर कोई भी कोर्स ऐसा नहीं होता जो आउटडेटेड होता है, ठीक है जी। हम लोग हर चीज को प्रॉपर अपडेट करते हैं, अगर उसमें कोई सिलेबस में चेंजेस आई हैं तो उनको अपडेट कर दिया जाता है। अगली चीज है कि वीकली लाइव सेशंस होंगे। हमारे केस में कैफ 1 के केस में हम लोग हर मंडे को लाइव सेशन किया करेंगे, हर मंडे को इसी वक्त जिस वक्त आज सेशन हो रहा है, अगले मंडे को हम दोबारा मिलेंगे। सिर्फ वो लोग होंगे जिन्होंने ये कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, और हम लोग आपके इश्यूज वगैरह के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं आपको एक टारगेट दे दूंगा जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, और आप उसी टारगेट को फॉलो करते चले जाएंगे, ठीक है जी। और उसमें जो भी इश्यूज होंगे आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन जो आपने पूछने होंगे वो पूछेंगे, और फिर आप लोगों के तमाम सवालों के जवाब देने के बाद हम उस सेशन को एंड कर दिया करेंगे। हर वीक में एक मीटअप हुआ करेगा मेरा और आपका, जो कि एक वर्चुअल मीटअप होगा, और उसमें आप लोग जो भी मेरे से सवाल पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, सिलेबस के मुतालिक, सब्जेक्ट के मुतालिक, CA के मुतालिक, जिस तरीके से भी आप पूछना चाहें। 12 सेपरेटली मैनेज लाइव टेस्ट होंगे, यानी कि ये टेस्ट ऐसे होंगे जो कि आप अपने घर बैठ के दे सकते हैं। जो बच्चा जहां से भी जिसने भी ज्वाइन किया हुआ है, ये रिटर्न टेस्ट होते हैं।
ये हमारी वेबसाइट है जो कि एफिलिएट वेबसाइट है नियर पेयर की, test.cnotes.net। इस वेबसाइट के ऊपर तमाम टेस्ट जो है ना वो आ जाते हैं और उसका एक स्केड्यूल होता है, उस स्केड्यूल को आपने फॉलो करना होता है और उस स्केड्यूल की बेस पे जिस दिन आपका टेस्ट होता है, और मंडे को ही टेस्ट भी होता है, तो जिस दिन भी आपका टेस्ट होगा आपने उस दिन टेस्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, उसको सॉल्व करना है अपने पेपर पे और उसकी तस्वीरें हमारे पोर्टल पे अपलोड कर देनी है। उसके ऊपर एक पूरी डिटेल से वीडियो आती है कि कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे अपलोड करनी है, लेकिन आपको ये जरूर बता दिया जाएगा, पूरा गाइड कर दिया जाएगा। आपके वो तस्वीरें जब अपलोड हो जाएंगी आपके क्वेश्चन आंसर पेपर की, फिर उसको जो है ना वो हमारे एग्जामिनर्स चेक करेंगे और फिर चेक करने के बाद आपको उसका जो भी मार्क वगैरह होंगे वो आपको बताए जाएंगे, कमेंट्स वगैरह दिए जाएंगे, सजेस्टेड आंसर होगा। तो ये 12 टेस्ट हैं और ये 12 वीकली टेस्ट हैं, यानी कि तकरीबन रिजल्ट के बाद कोई 20-24 मई के आसपास ये सेशन हमारे शुरू हो जाएंगे और फिर ये एग्जाम्स तक चलते ही रहेंगे। आपके एग्जाम्स आपको पता है 6 या 7 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने आपके जो है ना वो ये टेस्ट सेशंस जो है ना ये चलते रहेंगे। हर वीक में एक टेस्ट होगा और जो बच्चे मेरे साथ क्लास में होंगे मैं उनकी एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा हूँ, कौन से बच्चे टेस्ट देते हैं, कितने बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे, जो नहीं दे रहे उनसे प्रॉब्लम्स वगैरह आइडेंटिफाई की जाएंगी कि भाई आप क्यों नहीं टेस्ट दे रहे, आपको क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। हम लोग आगे चलते हैं जी। सिर्फ यही नहीं है कि लाइव सेशन आएंगे और लाइव सेशन के अंदर ही हम लोग एक दूसरे से बातचीत किया करेंगे, हम 24/7 एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे। अगर आप एक वीक का टॉपिक पढ़ रहे हैं और आपको उसमें कोई एक छोटी सी बात आपको समझ नहीं आ रही, कोई बात आपको बार बार वीडियो सुनने के बाद भी समझ नहीं आ रही, तो फिर हम उस तरह की तमाम चीज़ों के ऊपर आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। आपको कहीं पे कोई सोल्यूशन में, कोई वीडियो में कोई गलती नजर आई, आपको लग रहा है कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो आप फौरन उसकी स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि डेली बेसिस पे रिप्लाई किया जाए। नॉर्मली जो नियर पीयर की तरफ से रिस्पॉन्स टाइम है दैट इज 48 आवर्स, ठीक है जी, ये है नॉर्मल डेज में, और 24 आवर्स जो होता है या इससे भी कम हम लोग एग्जाम डेज के अंदर बच्चों से कमिट करते हैं कि हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। नॉर्मली मैंने देखा है कि एग्जाम्स के दिनों में तो जाके टीचर तो हर वक्त ही लाइव हो जाते हैं, बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर्स देते रहते हैं अनटिल अनलेस के वो किसी क्लास में हो, लेकिन द थिंग इज के हम लोग बच्चों को 2 दिन के अंदर अंदर उस सवाल का जवाब लाजमी तौर पर देने के पाबंद हैं, लेकिन ऑन एवरेज 5-6 घंटों में या कभी कभार तो फौरन ही उसका आंसर आ जाता है। हम लोग आगे चलते हैं जी। कंप्लीट नोट्स एंड हैंडआउट्स आपको मिलेंगे। कैफ 1 के केस में मैं बच्चों को कहता होता हूँ कि आपको किसी भी टीचर की, किसी भी कॉलेज की, किसी भी इंस्टीट्यूट की कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ICAP की बुक वेबसाइट से डाउनलोड कर लें और मेरे तमाम नोट्स को फॉलो करते जाएं। हर चैप्टर के जो मेरे नोट्स हैं वो बड़े कॉम्प्रिहेंसिव है, उनको मैं मजीद कॉम्प्रिहेंसिव करता जा रहा हूँ। इस सेशन में मैं मजीद उनको बेहतर करूंगा, उसमें और सवाल डालूंगा और वो तमाम क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे और वो दैट विल बी इनफ प्रिपरेशन फॉर यू गाइस, राइट। चलें जी, ये तो थे कैफ 1 के कोर्स के फीचर्स। अब कोर्स के मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि लोग पूछते रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ICAP का जो सिलेबस है वो क्या होता है। सिलेबस वगैरह की डिस्कशन मेरे ख्याल से इस वक्त जो है ना कि सिलेबस के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टेस्टिंग लेवल क्या होता है, प्रोफिशिएंसी लेवल क्या होता है, इस तरह की चीज़ें मैं नॉर्मली पहले सेशन में डिस्कस नहीं करता, क्योंकि वो बस एक बोरिंग सी चीज़ होती है। बच्चे ने कुछ भी जब उन चीज़ों में से नहीं पढ़ा हुआ तो अभी उनको इस तरह की बातें बता के क्यों परेशान करना, या वो उनके लिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती है, क्योंकि वो कौन सी आपने सिलेबस याद करना होता है। स्टडी मटेरियल के हवाले से मैंने आपको बता दिया। ऑर्डर ऑफ स्टडी क्या है, हम किस तरीके से क्या चीज़ें पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू बोर यू विद दिस, मैं आपको कुछ और बातों के ऊपर अभी बोर करूंगा। इंशाल्लाह अपना सेशन हम लोग 2:30 बजे एंड कर देंगे। लेकिन यह है कि ऑर्डर ऑफ स्टडी क्या है, जिस तरतीब से नियर पीयर के ऊपर कोर्स के मॉड्यूल्स पढ़े हुए हैं आपने उसी तरतीब से उनको पढ़ना है। मॉड्यूल नंबर 1 पढ़ना है, फिर 2 पढ़ना है, 3, 4, 5, 6, ठीक है जी। तो आप सोच रहे होंगे सर ये क्या रॉकेट साइंस आपने बता दी, तो जनाब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये लॉजिक है। नियर पीयर के ऊपर कोई भी कोर्स उसी तरतीब से पढ़ा होता है जिस तरतीब से वो टीचर उसको पढ़ाना चाहता है। तो जो चीज़ें मैंने ऊपर पढ़ाई हैं वो आपने ऊपर पढ़नी है, जो चीज़ें नीचे पढ़ाई हैं उसके बाद जो चीज़ें एंड पे पढ़ाई है वो आपने एंड पे जाके पढ़नी है। वो आप पहले पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है कि उसकी समझ ना आए, राइट। प्री रिक्विजिट्स क्या है, प्री रिक्विजिट्स क्या है जी। प्री रिक्विजिट सिर्फ ये है कि आपकी मुझे मोटिवेशन चाहिए, आपकी मुझे जो है ना वो चाहिए कि आप इसको पढ़ने के लिए जो है ना वो रेडी हो, आपकी रेडीनेस चाहिए, ताकि आप जब इसको पढ़ना शुरू करें तो आप इसको प्रॉपर तरीके से जो है ना वो कंटिन्यू कर सकें। ठीक है जी, आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले मॉड्यूल नंबर 1 की 5 वीडियोस जो अभी मैंने आपको दिखाई हैं आपने वो देख ली हैं, और उसमें कोई डंडी नहीं मारनी, वो आपका डे 1 का टारगेट होगा। सारी बातें, सारी चीजें गौर से सुन लें, समझ लें,
तैयार कर लें। देखें ना, जब आप कभी किसी मुल्क में जाते हैं या जब आप किसी इलाके में जाते हैं तो आप उसका पूरा प्लान करते हैं कि यार मैं उधर जाऊंगा तो किधर जाऊंगा, वहां से खाना कहाँ से मिलेगा, वहां पर रिहाइश कहाँ पे होगी, सस्ती अच्छी चीजें कहाँ से मिलती हैं, ट्रैवलिंग कैसे करनी है, वहां पे मौसम कैसा होगा, करेंसी कौन सी चलती है जब आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप पता करते हैं ना। तो जनाब जब आप कैफ में आ रहे हैं तो इन सारी चीजों को क्यों आप ख्याल में नहीं लाते? आपको क्यों लगता है कि ये वैसे ही होगा जैसा AFC है? तो जनाब वैसा नहीं होगा। आपने करना ये है कि आपने वो तमाम बातें जो मैंने बताई हैं उनको गौर से जो है ना वो समझ लेना है, नोट डाउन कर लेना है और फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करना है। ठीक है जी, वीडियोस आपके सामने हैं, कोई आपसे वीडियोस नहीं छीन रहा। पूरा का पूरा कंटेंट प्रॉपर फॉर्म में बना के आप लोगों के सामने रख दिया गया है। आपने बस उनको 1 बाय 1 पढ़ना है। जो सवाल हो मेरे से फौरन पूछ लिया, मैं उसका आंसर कर दूंगा। लाइव सेशंस अटेंड करें, टेस्ट सेशंस अटेंड करें और इंशाल्लाह दैट विल बी इनफ फॉर योर ICAP एग्जाम, और इसको आप बहुत इजीली पेपर को पास कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब आती है, बच्चे फेल तब होते हैं जब वो पहली चीज तो ये है कि अपना टीचर के ऊपर कॉन्फिडेंस खो देते हैं। टीचर के ऊपर कॉन्फिडेंस उनका खत्म हो गया, सिस्टम के ऊपर कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, अपने स्टडी मटेरियल के ऊपर कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, तो फिर वो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो परेशान हो जाते हैं। राइट, तो ऐसे नहीं करना आपने। आपको जो चीजें बताई गई हैं आपने उसी हिसाब से करना है, और यकीन जाने दैट विल बी इनफ प्रिपरेशन फॉर यू गाइज। राइट, चलें जी हम लोग आगे चलते हैं, सेशन प्लानर की बात करते हैं। ये पूरा का पूरा सेशन प्लानर आपको आपके कोर्स की वेबसाइट पे मिलेगा। अगर आप कोर्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मेन कोर्स पेज के ऊपर जहाँ पे कैफ1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस कोर्स की प्राइस भी है 8,250 रुपए। बाय द वे टुडे इज द लास्ट डे फॉर दिस कोर्स, प्राइस 8,250। आज के बाद ये 11,000 रुपए का कोर्स हो जाएगा। कोर्स स्केड्यूल के ऊपर क्लिक करते हैं। व्यू कोर्स स्केड्यूल पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको कोर्स का स्केड्यूल नजर आएगा। दिस इज द समरी ऑफ कोर्स, कि इस कोर्स के अंदर कितनी वीडियोस हैं, क्या क्या चीजें हैं और उनको कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मॉड्यूल नंबर 1 में इंट्रोडक्शन टू कोर्स एंड हाउ टू स्टडी अकाउंटिंग के नाम से ये मॉड्यूल है। आपने ये करना है कि इस मॉड्यूल को पढ़ना है। इसकी वीडियो 1 है, उसका नाम ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 और 5 ये है। इफ यू हैव ए प्रिंटर, आप इस फाइल को डाउनलोड करें और इसको डाउनलोड करने के बाद अपने सामने अपने स्टडी प्लानर पे या अपने स्टडी टेबल पे रख लें कि यार मैंने डेली बेसिस पे ये चीजें देखनी है, और जो जो चीजें आप देखते जाएं आप उनको टिक करते जाएं और आगे मूव करते चले जाएं। राइट, सो द थिंग इज के ये देखें, हर एक के साथ मैंने डे बाय डे प्लान भी बना के दे दिया है कि आपने एक दिन में इतना काम करना है। प्रॉब्लम ये होती है कि ऑनलाइन में जब आपके सामने सारी चीजें पड़ी हैं तो आपको ये समझ नहीं आती कि एक दिन में कितना पढ़ना है। आप 1 घंटा क्लास लेके आपको लगता है कि शायद मैंने कम पढ़ा है, शायद 40 मिनट की वीडियो देख के कहें यार सर तो पता नहीं क्या कराई जा रहे हैं, ये टीचर्स तो 1.5 घंटे की क्लास कराते हैं और सर ने तो जनाब 30 मिनट में ये सेशन खत्म कर दिया। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि जो फिजिकल क्लास है उसमें बहुत सारी नॉइसेस ऐड हो जाती हैं। टीचर बच्चों से सवाल पूछ रहा है, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है। यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं है, टीचर ने बच्चे से सवाल, टीचर ने पहले सेकंड से ही पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो इससे आपका बहुत सारा टाइम बचता है। यही वजह है कि नियर पीयर के ऊपर इफ यू वांट टू परचेज द कोर्स इन लास्ट मंथ, आप उसको परचेज करते हो और आप उसको 1 महीने में भी तैयार कर सकते हो क्योंकि इसकी वीडियो ज्यादा नहीं होती। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप किसी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स लास्ट मंथ में परचेज कर लें या आपको कहीं से यूट्यूब से मिल जाए तो वो रिकॉर्डिंग्स 1.5 घंटे के 125 लेक्चर्स होते हैं, तो वो आप उनको पूरा देख नहीं पाते। और उसमें भी फजूल में टीचर बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और बच्चे जो है ना वो कैलकुलेशंस कर रहे हैं फिर टीचर को बता रहे हैं, टीचर बच्चों को जुगते लगा रहा है। ये गलत बात नहीं है, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान में एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, लेकिन उससे आपका वक्त जाया हो रहा है क्योंकि ना तो आप उस क्लास में अवेलेबल हैं और ना ही आप वो पढ़ रहे हैं वो चीजें, ना ही टीचर आपसे बात कर रहा है, तो फिर आपका वक्त जाया होगा। आपको इसलिए डेडिकेटेड स्पेशली रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए अगर आप रिकॉर्डिंग्स ही पढ़ना चाहते हैं। तो जनाब यहाँ पे मैंने डे बाय डे बता दिया है कि इफ यू डू दिस, ये 4 वीडियोस आप एक दिन में देख लें तो दैट विल बी इनफ फॉर यू गाइस। ठीक है जी, 5वीं वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। 5वीं वीडियो अगले दिन का टॉपिक है, 5वीं, 6वीं और 7वीं जो वीडियो है वो अगले दिन का टॉपिक है। तो डे बाय डे, वीडियो बाय वीडियो आप लोग देखते चले जाएं, दैट विल बी इनफ। राइट, अच्छा अभी जो मैं आपको दिखाने लाया हूं दैट इज कॉल्ड सेशन प्लानर। यहाँ पे शीट के साथ ही अगर आप आगे देखें, जो कि मेरे पीछे आ रहा है, शायद शायद मैं इधर उधर होकर इसको कर सकूं, नहीं, आप इसको थोड़ा सा साइज छोटा करते हैं इसका। जी जनाब, आप ये देखेंगे ये शीट 1 है जी और इसके साथ है सेशन प्लानर। सेशन प्लानर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यू विल सी ए फुल फ्लैश डिटेल ऑफ योर सेशन। आज हम इधर खड़े हैं 22 मार्च के ऊपर और आज हमने ओरिएंटेशन कर ली है
ओरिएंटेशन के बाद अगले वीक तक, वीक नंबर 1 तक आपका जो टारगेट है वो ये है कि आपने मॉड्यूल नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सिलेबस एंड डेमो वीडियोस ये देखनी है और मॉड्यूल 2 आपने शुरू करना है। ठीक है, 29 मार्च को हमारा सेशन होगा और उस सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे इस एरिया के मतलब आपके क्वेश्चंस की। वीक 2 आपने शुरू किया 5 अप्रैल को हम लोग जो है ना वो इसका लाइव सेशन करेंगे और इस लाइव सेशन में हम लोग चैप्टर 1 और 2 जो मॉड्यूल 1 और 2 है वो कंप्लीट कर चुके होंगे। और ये 5 अप्रैल को जो हमारा लाइव सेशन होगा उसमें आप ये इसके मुतालिक जो भी क्वेश्चंस होंगे या जो भी इश्यूज है आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप में भी सॉल्व नहीं हुए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। वन बाय वन हम चलते चले जाते हैं। ये पूरा का पूरा सेशन आप लोगों के सामने है। इस सेशन में आज से लेकर एग्जाम डे तक आपके पास 24 हफ्ते हैं, 24 वीक्स हैं। 24 वीक्स में आपको रमज़ान भी मिलेगा, ईद उल फितर भी आएगी, ईद उल अजहा भी आएगी और अशूरा यानी कि 9-10 मुहर्रम भी आएगी। ठीक है जी, ये जिस टेंटेटिव डेट पे आ रही है ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको नजर आए और आपको पता चले कि ये आपने सेशन में प्लान किस तरीके से करना है। देखें, जो भी आपके जो भी प्लानिंग होती है उस प्लानिंग के ऊपर आपने ये चलना होता है, ये देखना होता है कि आप अच्छी प्लानिंग करें। इसलिए आपने अभी से अपना एंड टाइम देख लेना है कि सेशन का एंड टाइम क्या है और उसके हिसाब से आपने कैलकुलेशन करनी है। राइट, सो द थिंग इज कि ये आपके सामने वीक बाय वीक प्लान आ रहा है, आपने हर वीक को फॉलो करना है। लाइव सेशंस आप लोगों के सामने हैं, ये लाइव सेशंस हम लोग रोजाना ये हर सैटरडे हर मंडे को किया करेंगे। और अगर इसमें टाइम में कोई आगे पीछे भी करना होगा तो वो हम लोग ग्रुप के अंदर डिस्कस कर लेंगे कि जनाब इस दफा का लाइव सेशन जो है वो इस डेट पे होगा, इस दफा का लाइव सेशन नहीं होगा एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो हम लोग इसके साथ ये टेस्ट सेशन आपको नजर आ रहे हैं, हर टॉपिक के साथ टेस्ट डेवलप किए गए हैं। और टेस्ट 6, 7, 8 ये टोटल 12 टेस्ट और 12 टेस्ट नंबर 12 जो है आपका मूव होगा। इनकी डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई, इनकी डेट्स भी अनाउंस हो जाएंगी, लेकिन डेफिनेटली वो डेट्स उन्हीं एरियाज की होंगी, इसके लाइव सेशंस के बाद की डेट्स होंगी ताकि आप उस वक्त तक उसको प्रिपेयर कर चुके हो और फिर आप टेस्ट में भी हो। राइट, तो ये था जनाब हमारा सेशन प्लानर जो कि वीकली लेक्चर कवरेज प्लान भी है। अब आपने करना ही है कि आपने इस वीक के आगे जो लिखा हुआ है ना वो आपका टारगेट है, वो आपने करना है। अच्छा, वीक में होते हैं 7 दिन, तो एक दिन में क्या करेंगे, दूसरे दिन में क्या करेंगे, तीसरे दिन में क्या करेंगे, वो आपने यहाँ पे जाना है शीट के अंदर। और आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखें ये 8 दिनों में डिवाइड किया हुआ है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ठीक है जी, तो आपने इसको 8 दिनों में करना है। ठीक है, फिर किसी एरिया को मैंने 4 दिनों में डिवाइड किया होगा, बैड एंड डाउटफुल डेट्स को जैसे 4 दिनों में डिवाइड किया हुआ है तो आपने इनको 4 दिनों में करना है। तो इस तरीके से आप लोग इसकी जो है ना वो प्रिपरेशन करेंगे और आपने इसी स्केड्यूल को फॉलो करना है। हम लोग आगे चलते हैं जनाब ऑनलाइन स्टडी की तरफ कि किस तरीके से आप ऑनलाइन पढ़ते हैं। जो ऑनलाइन पढ़ने के एटिकेट्स हैं वो आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं और जो मैंने आपको 5 वीडियोस दिखाई थी उनमें से एक वीडियो बड़ी डिटेल से इन तमाम एटिकेट्स के ऊपर बात कर रही है कि कैसे आप ऑनलाइन स्टडी को करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, कैसे आपको चाहिए कि आप ऑनलाइन पढ़ें और ऑनलाइन के अंदर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या क्या गलतियां ऑनलाइन में नहीं करनी है। तो ये आप लोगों के सामने समरी है। नॉर्मली डेली बेसिस पे आप 2 घंटे कम से कम कैफ वन को जरूर दें, एक रिचुअल बनाएं, एक तरतीब बनाएं अपने काम करने की, एक जगह एक एरिया एक सेट करें और आप उसी टाइम के ऊपर जिस टाइम के ऊपर आते हैं आप उसी टाइम के ऊपर पढ़ने की कोशिश करें। वक्त आगे पीछे ना करें कि कभी एक दफ़ा जो है वो सुबह में पढ़ लिया, एक दफ़ा शाम में पढ़ लिया, इस तरीके से ना करें। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होके लेजी होके टेबल पे लेट के इस तरीके से ना पढ़ें। बल्कि मैंने देखा एक टीचर तो ये भी कह रहे थे कि यार आप जैसे इंस्टीट्यूट में आने के लिए, कॉलेज आने के लिए नहाते हैं, तैयार होते हैं, कपड़े पहनते हैं, आप उसी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी ऐसे करें ताकि एक 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 इन्वायरमेंट क्रिएट हो। जब आप उस इन्वायरमेंट में आके बैठेंगे तो आपकी रिसेप्टिविटी ज्यादा होगी। आपने मोबाइल फोन जो है इसको स्विच ऑफ कर देना है। खैर ये कैसी बात है जिसको कोई भी बंदा नहीं मानता, सारे यही कहते हैं मैंने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद जरूर देख रहे होते हैं क्योंकि हमारा करोड़ों रुपए का कारोबार जो है वो मोबाइल फोन पे फंसा होता है। ठीक है जी, हमारा तो नहीं खैर, लेकिन फेसबुक और ये ट्विटर और ये व्हाट्सएप और ये टिकटॉक वगैरह वालों का तो वाकई करोड़ों का कारोबार है जो इधर फंसा होता है। तो वो चाहेंगे कि हम लोग जो है ना वो स्टडी के ऊपर फोकस ना करें, हम लोग उनकी एप्स के ऊपर फोकस करें। कैलकुलेशंस वगैरह जो आपको क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने के लिए कही गई होती हैं वो आपने करनी है। जैसे मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि जी अच्छा मुझे बताएं अब इसका क्या आंसर आएगा। अब डेफिनेटली वो रिकॉर्डिंग है तो आप लोग मुझे कैसे बताएंगे कि उसका क्या आंसर आ रहा है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा होता हूँ कि यार इसको सॉल्व कर लें, इसका आंसर निकालें, क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो
कोशिश करें कि जहां जहां पे मैं आपको कह रहा हूं कि इसको सॉल्व करें, इसका कैलकुलेट करें, इसका क्या आंसर आता है, आपने वहां वहां पे उसको जरूर कैलकुलेट करना है। मैं हर पास पेपर का सवाल करने के बाद ये वीडियो में कहता हूं कि यार इस सवाल को सॉल्व करना है 2-3 दफा और फिर उसके बाद अगले सवाल की तरफ जाना है, क्योंकि दौड़ तो नहीं लगाई ना आपने। ऐसे थोड़ी है कि आपने सारी वीडियोस देखनी है तो आप पास हो जाएंगे। वीडियोस देखने से पास थोड़ी होंगे। आपने वीडियोस देख के उस प्रैक्टिस को करना है, उस चीज को समझना है, उसको अब्सॉर्ब करना है, फिर आप पास होंगे जब आप उसको एग्जाम में जाके अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो ये चीज समझना जरूरी है कि वीडियो देखना आपका मकसद नहीं है। वीडियो देखना आपका पहला स्टेप है जिससे आपका वो मकसद पूरा होगा जो कि आपने ICAP में जाके एग्जाम दे के पास करना है, राइट। वीडियो को देखने के बाद अगली वीडियो पे जंप ना करें, ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा कैलकुलेशंस को रीपरफॉर्म करें। तमाम एग्जांपल्स जो मैंने आपको कराई हैं वो एग्जांपल्स आपने लाजमी तौर पे एक दफ़ा करनी है, फिर आपने अगली वीडियो पे जाना है। जब मैं आपको कहता हूँ कि एक दिन में आपने 5 वीडियोस देखनी है, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप वीडियो 1 प्ले करें, फिर 2 प्ले करें, 3 प्ले करें, 4 और फिर 5 और फिर उसके बाद सोचेंगे मेरे नाल होया कि, ठीक है, ये सर ने क्या पढ़ा दिया आज, मुझे तो समझ नहीं आई। ऐसे नहीं करना। आपने पहली वीडियो देखनी है, उसमें जो जो बातें बताई गई हैं उसको सॉल्व करना है, उसको करना है, फिर आप दूसरी वीडियो, फिर तीसरी वीडियो, फिर चौथी वीडियो, इस तरीके से आप लोग आगे मूव करेंगे। की नोट्स वगैरह अपने नोट्स खुद बनाने की आदत डालें और उन नोट्स के ऊपर जो है ना उन नोट्स से याद करने की कोशिश करें। जब आप खुद अपने नोट्स बना रहे होते हैं तो फिर आप ज्यादा उस चीज को ऑब्जॉर्व करने की पोजीशन में होते हैं। अगले दिन का जो स्टार्ट है वो आप पिछले दिन की रिवीजन के साथ किया करें कि पिछले दिन क्या पढ़ा था, और फिर ये भी देखा करेंगे इस टॉपिक में फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, हमने अभी तक क्या क्या किया है। आप यकीन जाने कि सिर्फ ये 3 से 4 मिनट की रिवीजन होगी, लेकिन इससे आपकी सारी की सारी जो प्रिपरेशन है वो दोबारा कवर अप हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि अच्छा क्या क्या चीजें हो रही हैं। आगे चलते हैं जनाब। टेस्ट सेशन में जरूर पार्टिसिपेट करना। ये एक ऐसी बात है जो कि बहुत ही अलार्मिंग है। फेलियर की सबसे बड़ी रीजन जो हमने ऊपर रीजंस तो पढ़ी कि बच्चे ये गलती करते हैं, ये गलती करते हैं, सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, पेपर सही से प्रेजेंट नहीं करते, उन तमाम की जो वजह है वो है कि आप टेस्ट सेशन में नहीं आते हैं। जरा चलें वापस चल के देखते हैं जरा हम लोगों ने क्या बातें की थी। हम लोगों ने जो बातें की थी वो ये थी कि जनाब बच्चे करते हैं सिलेक्टिव स्टडी, तो सिलेक्टिव स्टडी तो टेस्टिंग का प्रॉब्लम नहीं। बच्चे रफ वर्क करते हैं, सवाल बार बार रिपीट करते हैं, ये आपकी राइटिंग प्रॉब्लम है। मैं इसके साथ WP लिख रहा हूं। आगे फाइनल अकाउंट के सवाल में सिंपल एडजस्टमेंट भी जो है ना, ये आप वर्किंग से करते हैं, ये भी आपकी राइटिंग प्रॉब्लम है, ठीक है जी। कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करना ये भी आपका राइटिंग प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आप एक ही सवाल पे फंसे रहते हैं, आपको एग्जाम टेक्निक्स नहीं आती हैं, यू डू नॉट नो कि एग्जाम को कैसे ठीक प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। पास पेपर के ऊपर फोकस है, टेस्टिंग की प्रैक्टिस नहीं है, बच्चों को सवाल पूरा नहीं कर पाए एग्जाम्स के अंदर। बच्चों ने सवाल शुरू किया, उनको समझ नहीं आई कि ये मैंने क्या कर दिया, अब इस सवाल को क्लोज कैसे करना है। ये तमाम प्रॉब्लम्स वो वाली प्रॉब्लम्स है जो कि सिर्फ राइटिंग की वजह से है, और बच्चे टेस्ट नहीं देते। हालांकि मैंने देखा है, ये जिस टेस्ट सेशन की मैं बात कर रहा हूँ इसमें ऑन एवरेज 2 से 3 टेस्ट पर स्टूडेंट आते हैं, और ये बहुत ही गंदी एवरेज है जिसके ऊपर हम लोग बहुत सीरियसली सोच रहे हैं कि इसको कैसे किया जाए। इतने गलत एवरेज, इतनी गंदी एवरेज नहीं होनी चाहिए बच्चों में टेस्ट की अपेयरेंस की, ठीक है जी। बच्चों की टेस्ट की जो अपेयरेंस है वो 2.2 से लेकर 3 टेस्ट तक आती है। इसका ये मतलब है कि जो बच्चे जो 12 टेस्ट दे सकते थे वो सिर्फ 2 या 3 टेस्ट देते हैं, और उसके बाद उनकी बस हो जाती है, उनको समझ ही नहीं आती कि हमारे साथ क्या हो रहा है। यानी कि आप पहले वीक से तो नहीं, खैर पहले मंथ से ही पता लग जाता है कि कौन सा बच्चों ने पास होना है और कौन सा बच्चों ने फेल होना है। क्यों? क्योंकि पास वाले बच्चे, जो बच्चे जिन्होंने पास होना होता है, वो साथ साथ में अपने गोल्स, अपने जो है ना वो छोटे छोटे गोल्स बनाते चले जाते हैं, वीकली प्लानर्स को फॉलो करते हैं, सारे जो भी टेस्ट सेशंस हैं उनमें अपीयर होते हैं, फिर वो पास हो जाते हैं, ठीक है जी। जैसे रिसेंटली इसी टेस्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने ये रिजल्ट्स निकाले कि कौन से बच्चे जो बच्चे पास होते हैं उनकी अगर हम प्रोफाइलिंग करें तो हमें पता चला कि जो बच्चे कम से कम 6 या 6 से ज्यादा टेस्ट देते हैं उनके अंदर पासिंग की रेशो 95% या मोर देन 95% है। यानी कि तकरीबन 95% चांसेस हो जाते हैं आपके पास होने के अगर आप 6 से ज्यादा टेस्ट दे दें। अब डेफिनेटली ये बच्चे वो होंगे जो टेस्ट में अपीयर होने के लिए तैयार भी होते हैं, जो पढ़ते भी हैं। तो ये देखे ना, एक रिलेशनशिप है, ये एक तरीका कार है कि जब आप टेस्ट में अपीयर होते हैं तो आपको लगता है कि आपने तैयारी भी करनी है, ठीक है। जब आप तैयारी करते हैं तो आपकी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन होती है, आप टेस्ट में भी अपीयर हो गए, टेस्ट में पास हुए हैं, फेल हुए। हाँ, ये भी मैं बता दूं, वो जो हम 6 टेस्ट की बात कर रहे हैं उसमें जरूरी नहीं है कि वो बच्चे 6 टेस्ट में पास भी हुए हों। कुछ बच्चे पास हुए, कुछ फेल हुए, लेकिन द प्रॉब्लम इज
कि बच्चे उतने भी टेस्ट में अपीयर ही नहीं होते, वो कहते हैं मैं फेल हो जाऊंगा। तो जनाब जब आप अपीयर ही नहीं हो रहे तो आप ऑलरेडी फेल हैं। आप जब किसी एक टेस्ट में अपीयर नहीं होते, यू आर फेल इन दैट टेस्ट। आप उस टेस्ट में पास थोड़ी हो गए। पास तो तब होंगे जब आप उसमें अपीयर होंगे और उसमें 50% से ज्यादा मार्क्स हासिल करेंगे। सो द थिंग इज कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम हेयर इज कि जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपने लाजमी तौर पर टेस्ट देने हैं। फिजिकल तो आप आते हैं ना तो कॉलेज वाले आपको कान से पकड़ के टेस्ट वाले रूम में बैठा देते हैं। वैसे तो मैंने देखा है कि अब इंस्टीट्यूट्स में भी इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं की जाती है, बच्चे क्लासेस बंक कर देते हैं, बच्चे टेस्ट नहीं देते तो कॉलेजेस वाले कुछ नहीं कहते। लेकिन उनको कहना चाहिए कुछ इंस्टीट्यूट्स में, जैसे मैं अपनी क्लासेस में ये बहुत कोशिश करता हूँ कि बच्चे सारे टेस्ट दें, तभी तो वो इस काबिल होंगे कि वो उस टेस्ट को पास कर सकें और वो आगे जा सकें। बट द थिंग इज कि जनाब टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो आप पास नहीं हो सकेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोग अपने सेशन का इख्तिताम करते हैं। आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से पूछ लीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों से, जो बच्चे मेरे क्लास में एडमिशन लिया हुआ है, जिन्होंने, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट मंडे को। और उस वक्त हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और बेसिक डबल एंट्री कॉन्सेप्ट्स के ऊपर लाइव सेशन करेंगे। मीनवाइल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप। तमाम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाते हैं जब वो एडमिशन लेते हैं। और अगर आप अभी मेरे से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप लोग अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। तो सर ये जो ICAP का स्टडी टेक्स्ट है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा थ्योरी लिखी होती है, मतलब हर चैप्टर के स्टार्ट से पहले काफ़ी ज़्यादा थ्योरी है। तो क्या ये थ्योरी एज इट इज़ इसी तरह याद करनी है कि इसका क्या करना है? देखें, थ्योरी जो होती है, पहले 3-4 चैप्टर्स जो है ना उनमें कुछ बेसिक अकाउंटिंग के बारे में लिखा हुआ है कि जी अकाउंटिंग क्या है और बिजनेस क्या होता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होती है। इन तमाम चीज़ों को करने का तरीका तो ये होगा कि सबसे पहले आपने इसको समझना है कि ये क्या लिखी हुई हैं बातें। जैसे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है या मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यू हैव टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कि ये है क्या चीज़, ये आपको क्यों पढ़ाई जा रही है। ठीक है जी। और उसके बाद आपने उसको याद करना है। डेफिनेटली इसका जो सवाल है, एग्जामिनर इसका एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछता है, वो एक सिनेरियो बताता है और आपको कहता है बताएं जी इसमें कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। ठीक है जी। या वो आपको कहता है कि अच्छा ये डेफिनेशन किस चीज की है। बहुत ही कम ऐसे होता है कि एग्जामिनर आपको रट्टे वाली बात पूछे। रट्टे से मुराद ये कि आपको कहे मटीरियलिटी की डेफिनेशन बता दें। ये बहुत कम होता है। ज्यादा सिनेरियोज इसमें ये होते हैं कि एग्जामिनर आपसे कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल पूछता है, जिसके लिए आपको उस थ्योरी के एरिया के कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने की बहुत ज्यादा अशद जरूरत है, जिसके बगैर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। अब उसका तरीका क्या होगा? मैंने खुद जब अकाउंटिंग पढ़ी तो जो हमारे टीचर थे उन्होंने हमें बिल्कुल शुरू में पहले ही दिन अकाउंटिंग भी पढ़ा दी और अकाउंटिंग के हेड्स भी पढ़ा दिए, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दिया। यानी कि हमें वो चीज़ें बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा दी। तो वहां से मैंने नोट किया कि यार ये चीज़ें जब स्टार्ट में पढ़ा दी जाती हैं तो मुझे जब अकाउंटिंग का पता ही नहीं है तो मैं कैसे सब्सटेंस ओवर फॉर्म को समझ सकता हूँ। जब मुझे अकाउंटिंग का पता ही नहीं है तो मैं कैसे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को और मैचिंग कॉन्सेप्ट को कैसे समझ सकता हूँ। वो तो जब मैं अकाउंटिंग करूंगा तो मुझे पता चलेगा अच्छा यार ये मैचिंग है, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग ऐसे करते हैं। तो जब मैं पढ़ाता हूँ या जब मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको पढ़ें तो मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल एंड पे आपने 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे कि मेरा जो नियर पियर का कोर्स है उसमें ये 3 चैप्टर्स, जो पहले 3 चैप्टर्स हैं, ये बिल्कुल फ्री पढ़े हुए हैं। ठीक है। आप नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पे नजर आएगा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। ये आखिरी मॉड्यूल है जिसके सामने फ्री लिखा हुआ है। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये तीनों चैप्टर्स फ्री नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के ऊपर मैंने 10 वीडियोस बनाई हैं और इन 10 वीडियोस में हर वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है पाकिस्तान के अकाउंटिंग सिस्टम को, एक्सप्लेन किया गया है सोल ट्रेडर पार्टनरशिप एंड कंपनी को एक्सप्लेन किया गया है। चैप्टर 2 की अगर आप बात करें, फंडामेंटल क्वालिटेटिव करेक्टर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस हुए हैं आईकैप के क्वेश्चन बैंक के। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है। ठीक है जी। ये तमाम चीजें, एसेट लायबिलिटी इक्विटी इनकम, ये डिस्कस हुई हैं। चैप्टर 3 में चले जाएं, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के पास पेपर के क्वेश्चन नजर आएंगे। तो जनाब ये चीजें फ्री पड़ी हुई हैं, आप इनको फ्री भी पढ़ सकते हैं। आपने सिर्फ ये 5-7 नंबर का जो एरिया है इसको इसमें से आपने मार्क्स सिक्योर करने, तो आप यहाँ से कर लें। नोट्स इसके भी अवेलेबल हो जाएंगे इंशाल्लाह जब तक अगला सेशन आएगा। इस सेशन में तो मैं नहीं बना सका इनके नोट्स, मैंने स्लाइड्स बनाई हुई थी, बच्चों के साथ मैं स्लाइड शेयर कर रहा था। लेकिन मैं थ्योरी के नोट्स शेयर कर दूंगा, थ्योरी के MCQs शेयर कर दूंगा और
थ्योरी की वीडियोस वैसे ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। तो सितंबर अटेम्प्ट के लिए आप ये चीज़ें यहाँ से जिससे मर्जी पढ़ रहे हैं आप यहाँ से ये चीज़ें जो है ना ये कर सकते हैं। ठीक है जी, और कोई सवाल अगर है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आज ही मेरे AFC के ना एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, अच्छा। तो मैं ये सेशन ले रहा हूँ। तो हम्म अभी तक मैंने वो ना नियर पीरियड में इनरोलमेंट भी करवा लिया है। तो हम्म अभी सिर्फ मैं ये सेशन ले रहा था। अभी क्या मैं कल से जो ये सेशन आपने प्लान बताया ये मैं कल से स्टार्ट कर दूँ? बिल्कुल बिल्कुल, ये सेशन बना ही उस बच्चे के लिए जिसने आज से पढ़ना शुरू करना है। मेरी क्लास में इस वक्त कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने दिसंबर अटेम्प्ट के बाद ही एडमिशन ले लिया था सितंबर अटेम्प्ट के लिए। तो ये बच्चे अभी थोड़ा आगे हैं। आप ग्रुप में देखोगे तो दूसरे तीसरे मॉड्यूल से भी सवाल आ रहे होंगे। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने अपनी पेस से चलना है और इस प्लानर को पकड़ लेना है बस। और अभी आप इस प्लानर को फॉलो कर सकते हैं। टुडे इज आवर फर्स्ट डे ऑफ दिस सेशन। आज हमारा ये सेशन स्टार्ट हो रहा है और आप आज से ही इस सेशन को ज्वाइन करके इसमें से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बच्चे इस वक्त आजकल में AFC के एग्जाम्स दे रहे हैं उन बच्चों के लिए इसी तरह की एक ओरिएंटेशन हम 12-15 अप्रैल के आसपास करेंगे जब उन बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा। तो फर्ज करें कि अगर आपके कोई और दोस्त भी हैं और वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि यार कोर्स तो प्री बैच के बच्चों के लिए शुरू हो चुका है। जो रिजल्ट के बच्चे हैं ना, यानी कि जो AFC के मार्च अटेम्प्ट के बच्चे हैं उनके लिए हम इसी तरह के ओरिएंटेशन सेशन करेंगे। उनके लिए मैं अलग प्लानर दूंगा और वो प्लानर ऐसा ही होगा, सेम ही होगा, बस उसमें ये होगा कि सिर्फ 1-2 महीने पहले डिफरेंट होंगे और फिर उसके बाद अगले महीनों में ये बच्चे भी इसी प्लान के साथ ही आके अटैच हो जाएंगे। लेकिन अच्छा है अगर आप अभी से इसको पढ़ना शुरू कर दो तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें वक्त ज़ाया नहीं होगा आपका। ठीक है जी, ठीक, और कोई थैंक सवाल? यू। चलो जी, मेरा ख्याल है इस सेशन का अख्तिताम करते हैं। आप लोगों को पता है, जो बच्चे मेरे से AFC में अटैच रहे उनको पता है कि मैं नंबर दे देता होता हूँ एंड पे। दिस इज़ माई नंबर 0333474865 आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस या वॉइस कॉल, वॉइस नोट ओनली। आप मुझे कॉल ना करें क्योंकि कॉल्स में पिक करने के मामले में थोड़ा लेजी पाया गया हूँ। उसकी वजह यह है कि कभी ना कभी किसी ना किसी क्लास में, किसी मीटिंग में, किसी सेशन में होता हूँ या कोई और काम चल रहा होता है। तो इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अदर देन और एनीथिंग अबाउट CA या CAF 1 और मेरे कोर्स के मुतालिक अगर आप कोई भी बात पूछना चाहें तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर और मैं फिर आपको उसमें गाइड कर दूंगा। लेकिन रिक्वेस्ट आपसे फिर वही है कि आपने मुझे कॉल नहीं करनी, आपने मुझे व्हाट्सएप कर दें, वॉइस नोट कर दें, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा। ठीक है जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सेशन का अख्तिताम कर रहा हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।